दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो अधिकारी कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता है, वही एक दिन साधु बनकर सड़कों पर अपनी पहचान छुपाकर भिखारी बनकर उन्हीं लोगों के बीच घुस जाए जो कानून को बेचते हैं? तो क्या होगा? आज की कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं है। यह एक ऐसे अधिकारी की जंग है जिसने सच के लिए अपने ही शरीर पर लाठियां खाईं, अपमान सहा लेकिन हार नहीं मानी। यह कहानी है लखनऊ के ईमानदार और तेज तर्रार डीएम विवेक शर्मा की, जो बाबा कैलाश नाथ बनकर सिस्टम की गंदी दीवारों में घुसे और जिस सच को सब दबा रहे थे उसे पूरी दुनिया के सामने ले आए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लखनऊ के कड़क डीएम विवेक शर्मा, जिन्हें अपनी सूझबूझ और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, आज कुछ अलग ही करने वाले थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। सुबह का समय था और विवेक शर्मा अपने दफ्तर में बैठे थे जब उनके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी ओर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। गुप्त सूचना साहब, तहसील कार्यालय में एक बड़ा घोटाला चल रहा है। कुछ बड़े अधिकारी और कर्मचारी एक स्थानीय नेता के इशारे पर रिश्वत का खेल खेल रहे हैं, लेकिन इसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। सब कुछ बहुत गुप्त तरीके से हो रहा है। यह सुनकर विवेक शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गए थे कि यह एक बड़ी साजिश है और इसे उजागर करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक निर्णायक कदम उठाया। अगर हमें इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना है तो हमें खुद को खोना पड़ेगा। वह जानते थे कि व्यवस्था के भीतर घुसे बिना कुछ भी बदलना असंभव है। अगले दिन विवेक शर्मा ने अपनी सरकारी वर्दी और नेम प्लेट उतारी। उन्होंने अपने चेहरे पर गेरुआ वस्त्र पहना और बन गए बाबा कैलाश नाथ। यह उनका सबसे बड़ा छिपा हुआ हथियार था। यह किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। वह अब एक साधु के रूप में शहर की सड़कों पर भटक रहे थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह रूप अपनाकर वह सच को उजागर कर पाएंगे? लेकिन इस रूप में वह खुद को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को चुनौती देने जा रहे थे। उनका मिशन था अन्याय और धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना। बाबा कैलाश नाथ सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे भिक्षा मांग रहे थे ताकि कोई उन पर शक न करे। एक टूटे कमंडल में कुछ सिक्के और चावल थे। तभी वहां से दो पुलिसकर्मी गुजरे, एक युवा सिपाही और एक दरोगा, जिनका नाम था दरोगा सुरेश। सुरेश ने बाबा को देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उनके पास रुक गया। ए बाबा, क्या कर रहे हो यहाँ? बाबा, कैलाश नाथ ने शांत स्वर में कहा, ईश्वर की खोज में हूं। बेटा, ईश्वर यहाँ ईश्वर विश्वर नहीं, सिर्फ पैसा चलता है। लाओ कुछ चढ़ावा, तभी आगे का रास्ता मिलेगा। सुरेश ने हाथ आगे बढ़ाया। बाबा कैलाश नाथ ने विनम्रता से कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है बेटा, जो भी है सब दान में मिला है। यह सुनकर दरोगा सुरेश को गुस्सा आ गया। अरे, तुम जैसे पाखंडी साधुओं को हम बहुत जानते हैं। पैसे नहीं दोगे तो यहां से जाओ। बाबा ने जब मना किया तो सुरेश ने अपने सिपाही से कहा, इसे सबक सिखाओ। सिपाही ने बाबा को धक्का दिया और दरोगा सुरेश ने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चल हट, यहां से भिक्षा मांगने नहीं, लात खाने आए हो क्या? भीड़ हंस रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज जिसे लातों से निकाला जा रहा है वही कुछ ही पलों में उनकी गर्दन तक पहुंचने वाला था। अगले दिन बाबा कैलाश नाथ अपने गेरुआ वस्त्रों में तहसील कार्यालय के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अदृश्य योजना का जोश था, लेकिन उस दरवाजे के भीतर उनका सामना एक अलग ही सत्य से होने वाला था। तहसील कार्यालय का मुख्य फाटक खटखटाया। भीतर से एक बाबू निकला जिसकी आंखों में नींद और अहंकार दोनों थे। उसने बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा और गुर्राया, कहां चले आए हो बाबा? मंदिर समझ रखा है क्या? यहां भजन कीर्तन नहीं, कानून चलता है। बाबा कैलाश नाथ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे दरबार में एक फरियाद लेकर आया हूं, मेरी मदद करो। बाबू ने ठहाका लगाया, फरियाद तू करेगा? फरियाद? ओए हबीब, देख कौन आया है। भगवान खुद यहां इंसाफ मांगने आया है। अंदर से एक और कर्मचारी निकला। हबीब, उसकी आंखों में व्यंग की चिंगारी थी। बाबा, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, भूख लगती है तो साधु बन जाते हैं, चलो आगे बढ़ो। लेकिन बाबा कैलाश नाथ वहीं खड़े रहे। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाती। हबीब को अब गुस्सा आ गया।
उसने कमर से डंडा निकाला और बाबा के कमंडल पर मारा। कान खोल के सुन, यहां ड्रामा नहीं चलता। चल भाग यहां से वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। बाबा एक कदम पीछे हटे, पर डर के नहीं, योजना के तहत वह जान चुके थे कि तहसील की दीवारें उतनी ही सड़ चुकी हैं जितनी उन्हें खबर मिली थी। तभी एक और कर्मचारी आया जिसका नाम था वर्मा। उसने बाबा का हाथ खींचकर उन्हें अंदर खींचा और फर्श पर धक्का दे दिया। अब वह सिर्फ एक संदिग्ध भिखारी थे जिनके साथ कुछ भी किया जा सकता था। सच का पर्दाफाश। डीन विवेक शर्मा को पहली बार अपनी योजना की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने शेर की मांद में कदम रखा था। अभी सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी, लाठी चलना अभी बाकी था। तहसील के धूल भरे फर्श पर बाबा कैलाशनाथ गिरे पड़े थे। कुछ ही पल पहले जिन पैरों में हुकूमत की ताकत थी, अब वह पैरों से कुचले जा रहे थे। कर्मचारी वर्मा ने उनके गेरुआ कपड़े को खींचते हुए कहा, बाबा नहीं, यह तो कोई ड्रामेबाज है। पता नहीं कौन सा पागल साधु बनकर आया है। आजकल तो अपराधी भी भेष बदल लेते हैं। हबीब ने लाठी उठाई और पहला वार बाबा की पीठ पर किया। सच बताएगा कौन है तू, किस लिए आया है? बाबा कैलाशनाथ दर्द से करा उठे, लेकिन चुप रहे। उनकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही था, सहनशीलता, क्योंकि बोलते ही मिशन खत्म हो जाता। उन्हें सिर्फ रिश्वत नहीं बल्कि पूरे षड्यंत्र को उजागर करना था। लाठी की आवाज तहसील की दीवारों में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। एक कर्मचारी मोबाइल में वीडियो गेम खेलता रहा, दूसरा हंसता हुआ बोला, इसकी हालत देखो, अब यह बाबागिरी नहीं करेगा। हर प्रहार के साथ विवेक शर्मा की आंखों में सच्चाई और भी स्पष्ट होती जा रही थी। यहां कानून नहीं, लाठी का कानून चलता है। उन्होंने अंदर के एक कमरे में नजर दौड़ाई। वहां एक मेज थी जिस पर एक मोटा रजिस्टर खुला पड़ा था। उस रजिस्टर में दर्ज थे नाम, केस और रिश्वत की राशि। वह समझ गए थे कि खेल सिर्फ बाहर नहीं, कागजों में भी खेला जा रहा है। तभी एक युवक घबराया हुआ आया और बोला, साहब, मेरे खेत पर अवैध कब्जा हो गया है, शिकायत लिखवानी है। कर्मचारी हबीब ने उसकी ओर देखा और कहा, आरएस 5000 लाओ तभी कलम चलेगी, वरना यहां से रफू चक्कर हो जाओ। बाबा कैलाशनाथ ने सब सुन लिया। अब उन्हें कोई शक नहीं था, यहाँ के रखवाले ही भक्षक बन चुके थे। इसी क्षण उनकी योजना ने एक नया मोड़ लिया। वह अब सिर्फ गवाह नहीं बल्कि गवाही देने वाला तूफान बनना चाहते थे। रात होने लगी थी और बाबा कैलाशनाथ को एक कोने की कोठरी में डाल दिया गया था। उनके शरीर पर लाठी के निशान अभी भी जल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी आग थी। वह यहां हार मानने नहीं, इतिहास लिखने आए थे। धीरे धीरे तहसील कार्यालय में हलचल कम होने लगी। विवेक शर्मा ने चुपचाप अपने कमंडल से एक छोटी सी चीज निकाली, एक माइक्रो कैमरा। यह वही कैमरा था जिसे उन्होंने गेरुआ कपड़े के भीतर छिपा रखा था और जिसने अब तक हर वार, हर गाली, हर सौदे को रिकॉर्ड कर लिया था। तभी दीवार के पार से कुछ आवाजें आने लगीं। वह धीरे से अपनी बेंच से उठे और दीवार से कान लगाया। विधायक जी का फोन आया था। उस जमीन वाले केस को दबा दो, 2 लाख दिए हैं, आधा ऊपर जाएगा, बाकी बांट लेंगे। इन आवाजों ने जैसे विवेक शर्मा की नसों में आग भर दी। उन्होंने कैमरे को दीवार की दरार में टिकाया और पूरा संवाद रिकॉर्ड कर लिया। अब उनके पास सबूत था और आग। अगली सुबह तहसील कार्यालय के गेट पर अचानक सफेद सरकारी गाड़ियों की कतारें लग गईं। एक फॉर्च्यूनर, फिर एक सरकारी एम्बेसडर और फिर 2 जीपें जिन पर लिखा था जिलाधिकारी लखनऊ। सभी कर्मचारी हैरान थे। तभी भीड़ में से एक साधु की तरह कपड़े पहने आदमी ने कदम आगे बढ़ाया। लाठी की मार से झुकी कमर अब सीधी हो रही थी। चेहरे का सादगी भरा भाव अब अधिकार में बदल चुका था और फिर वह गेरुआ चोला उतारा गया। मैं डीएम विवेक शर्मा हूं और कल रात जो हुआ उसकी एक एक तस्वीर, एक एक शब्द अब सबके सामने आएगा। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। हबीब वर्मा और अन्य कर्मचारी मूर्तिवत खड़े थे। विवेक शर्मा ने जेब से छोटा सा कैमरा निकाला और पुलिस कप्तान को सौंपा। रिकॉर्डिंग चालू की गई। तहसील में सन्नाटा छा गया। स्पीकर से गूंजने लगी वह बातचीत जिसमें रिश्वत की रकमें तय हो रही थी। एसपी तिवारी ने वहीं खड़े खड़े 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया और आदेश दिया, पूरे तहसील की स्वतंत्र जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
बाबा कैलाशनाथ की चुप्पी अब गूंज बन चुकी थी। उस दिन गेरुए चोले ने सरकारी वर्दी पहनकर नहीं, बल्कि उसे उतार कर न्याय दिलाया। पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई। डीएम साहब साधु बनकर तहसील पहुंचे और लाठी खाकर सच्चाई उजागर कर दी। स्थानीय समाचार चैनलों ने सुर्खियां चलाईं। बाबा नहीं बहादुर निकला। डीएम विवेक शर्मा का स्टिंग ऑन ऑपरेशन। डीएम विवेक शर्मा एक बार फिर अपनी असली वर्दी में थे। छाती पर चमकते बैज, माथे पर हल्की पट्टी, जो लाठी की चोट की याद थी और आत्मसम्मान की भी। जब उनसे सवाल पूछा गया, साहब आपने जान जोखिम में डालकर यह सब क्यों किया, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अगर व्यवस्था खुद गूंगी बाहरी बन जाए तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाता है, और मैं किताबों का नहीं जमीन का आदमी हूं। इस घटना के बाद पूरे प्रशासन में एक लहर सी चल गई। मीडिया में यह खबर ब्रेकिंग